हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीपीएससी जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये फर्स्ट पार्ट का पूरा एमसीक्यू सीरीज चल रही है और एमपीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। और इसका ये 14वां वीडियो है। लगातार 13 वीडियो में ला चुका हूँ, जिसमें कि हर वीडियो में मैं 30 क्वेश्चंस लेके आता हूँ, जो कि एमपीपीएससी का जो फर्स्ट पेपर होता है उसका पूरा एनालिसिस लेके आता हूँ। फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके पूरे 30 क्वेश्चंस लेके आता हूँ और हर क्वेश्चंस का कंप्लीट एनालिसिस इसमें आपको मिलता है। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में वीडियो को शेयर करें, जिससे कि अन्य सभी परीक्षार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा मेरे इस वीडियो को देख पाए। लगातार मेरी सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ध्यान रहे, ऑल का रेडियो बटन सेलेक्ट करने के बाद में ही आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है। देन यू विल गेट 100% ऑल वीडियोस नोटिफिकेशंस जो भी मैं अपलोड करूंगा। तो लगातार देखते रहिए। चलिए शुरू करता हूं मैं ये वीडियो, और इसको अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं ये, जो कि एमपीपीएससी 2020 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये आ गया पहला क्वेश्चन। धारा 4 के अधीन कर्तव्य की अवहेलना करने पर स्वर्ण जाति के लोक सेवक को कितना दंड दिया जा सकेगा? वर्ष ए, बी, सी, डी इनमें से कौन सा सही है? ठीक है ना। एक वर्ष जो कि 6 माह से कम नहीं होगी, 1 वर्ष तक या फिर 6 माह से कम नहीं होगी, दंडनीय होगा। 2 वर्ष जो कि 6 माह से कम नहीं होगी, दंडनीय होगा। 3 वर्ष जो कि 6 माह से कम नहीं होगी, दंडनीय होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो धारा 4 के अंतर्गत कितने सजा का प्रावधान है? वो भी स्वर्ण जाति के लोक सेवकों को। तो इसका सही उत्तर है ए। ठीक है ना। 1 वर्ष जो कि 6 माह से कम नहीं होगा, यानी कि 1 वर्ष तो होगा ही, कम से कम 6 माह की सजा जरूर मिलती है, और दंडनीय इसको अपराध माना जाता है। ठीक है ना, इसमें दंडनीय पूरी सजा इसको मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार या उसमें अधिकारी, प्राधिकारी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण की व्यवस्था किस धारा में की गई है? ये संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, सिविल संरक्षण अधिनियम। तो उसमें से भी क्वेश्चंस जरूर आएंगे एक दो, क्योंकि पाठ्यक्रम से हट तो गया है लेकिन पाठ्यक्रम में मौजूद जरूर है। ठीक है ना, ये अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग जो बने हुए हैं उसमें ये क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। तो इसलिए वो आयोग में ही सिलेबस को और ज्यादा एक्सपेंड किया है। इसलिए आप ये ना समझें कि ये बैरक एक्ट से ही लिया गया है। तो ये क्वेश्चंस जरूर बनेंगे जो कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अंतर्गत बिल्कुल निहित बनते हैं। ठीक है, तो ये बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है? ठीक है ना, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए आप इसको बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। ये भी सिलेबस आपको जरूर पढ़ना है, इसकी धाराओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो वो है धारा 22। ठीक है ना, धारा 22 के अंतर्गत, ठीक है ना, संरक्षण की व्यवस्था इस धारा में की गई है। अगला क्वेश्चन आ गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है 5 वर्ष। ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है किसके लिए? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, ए और बी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो सी इसका सही उत्तर होगा। क्यों होगा? क्योंकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अलग होता है और एक राज्य मानव अधिकार आयोग अलग होता है। ठीक है ना, तो राज्य मानव अधिकार आयोग जो होगा वो राज्य को अपनी सरकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है वार्षिक, और केंद्र का होता है वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है, वो केंद्र को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है वार्षिक। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन आ गया आपका। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है ना, भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 14 नवंबर 1972, 2 अक्टूबर 1975, 21 मई 1976 या फिर 1 अप्रैल 1977 को की गई थी? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है 2 अक्टूबर 1975 को प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आ गया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में या फिर कानपुर में? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सी। सिडबी का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में स्थित है। लखनऊ जो कि
यूपी की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन आ गया, 1857 के विद्रोह का दमन मुगल बादशाह शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? फिजी में, सिंगापुर में, लंदन में या फिर रंगून में? जब 1857 का जो दमन हुआ था उसके बाद में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ पर निर्वासित किया था? तो वो किया था रंगून में, ठीक है ना। उसके बाद में उनको कैद कर लिया गया था और रंगून में उनको पहुंचा दिया गया था। रंगून के ही जेल में वो कैद रहे थे और वहीं पे उनकी मृत्यु भी हुई थी। तो वहीं पे उनकी समाधि यानी कि उनकी कब्र भी वहीं पर है, रंगून में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगून कहाँ पे है? ये है म्यांमार, बर्मा में, ठीक है ना। रंगून कहाँ है? ये बर्मा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, अंतरिक्ष में किस देश ने पहला बोलने वाला रोबोट भेजा था? तो रोबोट किसने भेजा था? चीन ने, जापान ने, भारत ने या फिर अमेरिका ने? तो वो भेजा था जापान ने। दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत के पहले 2 केबिन वाले मालवाहक डीजल रेल इंजन का नाम क्या है? ठीक है ना। पहले जिसमें कि 2 केबिन हुआ करते थे, मालवाहक डीजल रेल इंजन था, उसका नाम क्या है? विजय, अजय, अभय या फिर निर्भय? क्या नाम था उसका? तो उसका सही आंसर है विजय। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किस आयोग या योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंट बेटन योजना या फिर राजगोपालाचारी योजना के अंतर्गत? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है माउंट बेटन योजना, ठीक है ना। उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? माउंट बेटन थे और उन्होंने ही वो योजना बनाई थी। उसी योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी है? फारसी, तुर्की, उर्दू या फिर मंगोल? इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है तुर्की भाषा में ये तुझके बाबरी लिखी गई है। और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की थी? ये की थी 1526 में, जब इसने इब्राहिम लोदी को दिल्ली के तख्त से हटाया था। दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था और मुगल सल्तनत चालू हो गई थी, ठीक है ना, मुगल साम्राज्य, ठीक है। तो आखिरी शासक कौन था दिल्ली सल्तनत का? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को हराया था और 1526 का पहला पानीपत का युद्ध हुआ था ये, ठीक है। पानीपत का युद्ध हुआ था, तब इसको हराया गया था, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे जो NH बोलते हैं वो कौन सा है? NH2, NH5, NH7 या फिर NH6? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है NH7। दिस इज द करेक्ट आंसर। और अब NH7 का नाम बदल गया है, ठीक है ना। इसको NH44 बोलते हैं, ठीक है ना। जितने भी नेशनल हाईवे है उनके नंबर्स चेंज हो गए हैं और ये भारत का सबसे लंबा हाईवे है और इसकी टोटल जो लंबाई है वो 3745 किलोमीटर है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा, NH7 को अब NH44 के नाम से पुकारते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको MP के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ ही साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उन सभी के एनालिसिस, और साथ में आपको अनअकैडमी देगा और भी बहुत कुछ। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड लेटर में, कैपिटल लेटर में आपके सामने दिख रहा है। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट है। जी हाँ, अनअकैडमी के साथ में आप अपनी प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी MPPSC प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने। आपकी तैयारी के लिए आ गया है अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स विद MCQ प्रैक्टिस। लाइव थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में
और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कि रात में होगी। मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स का जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ में 20 से ज्यादा प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी और 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस बैंक की डेली प्रैक्टिस आप कर सकेंगे। यह बैच स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से, तो आज ही जाकर एनरोल करें और अपनी तैयारी को और भी पक्की करें। क्या आप मध्य प्रदेश एसआई एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए लक्ष्य एमपी सब इंस्पेक्टर 3 मंथ फाउंडेशन कोर्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विज। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इस कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी शुरू कर रहे हैं और तो अभी आप ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का मेगा फाउंडेशन बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विजेस। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज ही अपने सपने को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू रिवीजन चाहिए तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन वेज कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ ही साथ में क्लास के बाद में इसके नोट्स भी मिलेंगे। और ये स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो ज्वाइन कीजिए रिवीजन कोर्स को। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिवीजन सेशंस मिलेंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं विथ डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज ही इन बैच को ज्वाइन करें। दोनों बैच में 2 जो सब्सक्रिप्शन है वो आप एक ही वैल्यू में पा सकते हैं। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मैनी कंग्रेचुलेशंस। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको 35 दिन में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ में आपको वीकली मेगा क्विज भी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और कदम आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सेलेक्ट करना है और प्ले प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेज और कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए फीस में आपको मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा है उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन द फीस। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया, क्लोन भैंस से जन्मी पहली संतान का क्या नाम है? गरिमा, महिमा, लघिमा या फिर वसुधा? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका नाम है महिमा। ठीक है ना, जो क्लोन भैंस बनाई गई थी उससे जो पहली संतान की उत्पत्ति हुई, संतान पैदा हुई, उसका नाम महिमा रखा गया है। अगला क्वेश्चन आ गया, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा, महानदी, ताप्ती या फिर सोन? तो इसका बिल्कुल सटीक आंसर है नर्मदा। नर्मदा नदी है उस पर सरदार सरोवर परियोजना संचालित की जा रही है। ठीक है ना, और ये कहाँ पर है? ये है गुजरात में। ठीक है ना, गुजरात में भड़ोच में। ठीक है ना, भड़ोच जो है वहां पर ये स्थित है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की तीनों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है ना, तीनों का इसमें शेयरिंग है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की वृद्धि की दर में पिछली जनगणना की अपेक्षा में कितनी कमी आई थी? 3.96, 4.3, 5.01 या फिर 6.36? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है 3.96
की कमी आई थी जनसंख्या की वृद्धि की दर में। और ये जनगणना कब हुई थी? ये हुई थी 2011 में। और 2011 के पहले कब हुई थी? ये 2001 में। और अब कब होगी? अब इसी वर्ष होगी 2021 में। और ये जनगणना पूरी डिजिटल की जाएगी, यानी कि ऑनलाइन होगी ये जनगणना। ये भी हाल ही की खबरों में ये जानकारी मिली है। तो पूरे 10 वर्ष होने के बाद में ये जनगणना होती है। तो इसमें मध्य प्रदेश की जनगणना की जो वृद्धि दर है उसमें 2001 के मुकाबले 2011 में जो वृद्धि दर थी उसमें 3.96 की कमी आई थी। अगला क्वेश्चन आ गया, घटती जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है वो सही है? आ, बा, सा या फिर दा? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही उत्तर है जो क्रम है वो सी है इसका। ठीक है ना? सबसे अधिक जनसंख्या इंदौर की है, फिर जबलपुर, फिर सागर, फिर भोपाल, फिर रीवा। तो इस तरीके से ये घटते हुए क्रम में जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, लोह युग के धूसर चित्रित जो मृद भांड थे वो प्रदेश में किस जिले में मिले थे? मुरैना, भिंड, सतना, रीवा, गुना, देवास या फिर जबलपुर, रीवा? तो कहां पर मिले थे ये? तो ये मिले थे मुरैना और भिंड में। लोह युग के ये जो धूसर चित्रित मृद भांड थे, ठीक है ना, मट्टी के बर्तन थे, उसकी प्राप्ति हुई थी। और ये लोह युग की जब शुरुआत हुई थी उस समय के ये पूरे के पूरे जो साक्ष्य हैं ये मुरैना और भिंड जिले में पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, टांडिया भील का संबंध किस स्थान से है? जो टांडिया भील क्रांतिकारी थे उसका संबंध कहाँ से था? खरगोन, मंडला, झाबुआ या फिर महू? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है खरगोन। मध्य प्रदेश का जिला जो खरगोन है, जिसको कि क्या बोलते हैं? पश्चिमी निमाड़। ये भी याद रखिएगा, पश्चिमी निमाड़ के रूप में जानते हैं इसको। वहां से संबंध था टांटिया भील का, ठीक है, खरगोन से। चलिए, और खरगोन से ही नर्मदा नदी निकलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहीं पर महेश्वर में, महेश्वर, ये ध्यान रखिएगा, महेश्वर यहीं पर है। महेश्वर में सहस्त्र धारा, जो सहस्त्र धारा जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर यहीं पर है। ठीक है, और महेश्वर जल परियोजना भी यहीं पर संचालित की जा रही है, जो पन जल परियोजना यानी कि पानी पर संचालित ये बिजली परियोजना का संचालन महेश्वर जो डैम है वहां पर डैम बनाकर संचालित की जा रही है। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं? द्रविड़ संघ, आर्य संघ, पुराण संघ या फिर धारवाड़ समूह की चट्टानों के? तो इसमें से जो द्रविड़ संघ है इसके साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिलते हैं। और इसके साक्ष्य जो मिलते हैं वो दक्षिण भारत में मिलते हैं। दक्षिण भारत का जो एरिया है वहां पे द्रविड़ संघ की जितनी भी चट्टानें हैं उसके साक्ष्य मिलते हैं। और ऊपर में चले जाओ तो पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है वहां मिलते हैं। लेकिन ये तीनों चट्टानें ये मध्य प्रदेश में इसके साक्ष्य मिलते हैं। धारवाड़ समूह की चट्टानें ये गोंडवाना लैंड के बिल्कुल समीप है, जो कि बघेलखंड, ठीक है ना, बघेलखंड का जो क्षेत्र है वहां पर इसके साक्ष्य मिलते हैं। और धारवाड़ समूह में ही सबसे ज्यादा खनिज की प्राप्ति होती है। जो खनिज मिनरल्स मिलते हैं वो धारवाड़ समूह की चट्टानों में मिलते हैं। तो आपने देखा होगा सबसे अधिक सनी जो जो खनिज है वो उसी क्षेत्र में, जैसे कि बालाघाट है, छिंदवाड़ा है। तो यहीं पर आपको तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट, कोयला इसकी अधिकता पाई जाती है। तो ये धारवाड़ समूह की चट्टानों में ही मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा बनाती है? ताप्ती, चंबल, नर्मदा या फिर माही? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ताप्ती नदी। जो ताप्ती नदी है ये मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा बनाती है, यानी कि दक्षिण से ये निकलती है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर निकलती है। और इसका उद्गम कहाँ से है? ये बैतूल से है इसका उद्गम, बैतूल की मुल्तई से। ये आपको पता होना चाहिए, मुल्तई तहसील से निकलती है ये। और ये दक्षिण में होती हुई महाराष्ट्र के थोड़ा सा हिस्सा लेते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, क्लियर हो गया ये। और इसकी जो टोटल लंबाई है ये 724 किलोमीटर का सफर तय करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, निम्नलिखित में से किसमें जबीरा की गुम्बद स्थित है? कगार भूमि, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार या मध्य भारत का पठार? तो इसका सही उत्तर है कगार भूमि। जो कगार भूमि का क्षेत्र है
वही जवेरा की गुम्मद कहलाती है। जवेरा की गुम्मद मतलब कि विंध्य, जो विंध्य प्रदेश है, विंध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, जो ऊपर अपने सतना से लेके ठीक है ना, रीवा के बीच का जो क्षेत्र है, वहां पे जो पहाड़ियों का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना, उसको कगार भूमि कहते हैं और उन्हीं को जवेरा की गुम्मद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसी कोई गुम्मद नहीं है कि कोई अलग से वहां पे कुछ स्टैचू या फिर कोई किला बना है। जवेरा की गुम्मद वहां की पहाड़ियों को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? और ये विंध्य क्षेत्र में स्थित है और कगार भूमि उसी क्षेत्र को कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने पांडव जलप्रपात कहाँ स्थित है? सागर में, रतलाम में, पन्ना में या फिर दमोह में? तो देखिए, पांडव जलप्रपात का जो आंसर है वो है पन्ना। पन्ना जिले में स्थित है ये पांडव जलप्रपात, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आ गया, प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक फसल कौन सी है? प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की व्यापारिक फसल कौन सी है? चना है, गन्ना है, मूंगफली है या सोयाबीन है? तो देखिए, अभी तक प्रदेश की जो व्यापारिक फसल है वो सोयाबीन रही है। ठीक है ना, सोयाबीन अब निरंतर इसकी जो पैदावार है उसमें कमी आती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो असमय बारिश का जो प्रकोप पड़ता है उससे सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश की जो व्यापारिक फसल थी, सबसे ज्यादा पैदावार जो होती थी मध्य प्रदेश में, वो सोयाबीन की पैदावार होती थी। लेकिन समय का जिस तरीके का पूर्वानुमान नहीं होता है, मानसून का, और पानी अधिक गिरता है, इस कारण से ये सोयाबीन में बहुत ज्यादा नुकसान मिल रहा है। तो आने वाले समय में हो सकता है ये फसल धीमे धीमे मध्य प्रदेश से खत्म हो जाए, क्योंकि अधिकतर किसान अब सोयाबीन को छोड़कर, क्योंकि पानी की अधिकता होने लगी है मध्य प्रदेश में, पानी ज्यादा गिर रहा है और असंतुलित पानी होता है, इस कारण से यहाँ पर अब सोयाबीन की जगह पे कई हिस्सों में, ठीक है ना, चावल की खेती कर रहे हैं, चावल की बुवाई कर रहे हैं। तो अभी तक तो बिल्कुल सही है, सोयाबीन है, लेकिन आने वाले समय में ये आकलन बदलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नियोजन का वास्तविक प्रारंभ किस योजना से माना जाता है? पहली योजना, दूसरी, तीसरी या फिर पांचवी? तो इसका सही उत्तर है तीसरी योजना से यहाँ पर सही तरीके से इसको माना जाता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कहाँ की गई है? कटनी, सागर, सतना या फिर सीधी? तो इसका सही उत्तर है कटनी। कटनी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है योजनाओं पर, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना राज्य में कब से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है? 2001 से, 4 से, 6 से या फिर 9 से? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2006। वर्ष 2006 से दीनदयाल चलित अस्पताल योजना ये राज्य में चल रही है और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर कृषि महाविद्यालय नहीं है? इंदौर, भोपाल, सीहोर या फिर खंडवा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है कृषि महाविद्यालय नहीं है, बाकी के सभी क्षेत्रों में कृषि महाविद्यालय स्थित है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। अगला क्वेश्चन आ गया, पागल्या किस आंचल से संबंधित है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ या फिर मालवा? पागल्या एक नृत्य है और ये निमाड़ से संबंधित रखता है, यानी कि निमाड़ क्षेत्र का ये एक लोक नृत्य है पागल्या। और निमाड़ क्षेत्र कौन सा कहलाता है? पूर्वी और पश्चिमी, दो निमाड़ क्षेत्र होते हैं। पूर्वी जो क्षेत्र होता है वो खंडवा है, ठीक है ना, खंडवा जिला पूर्वी निमाड़ कहलाता है। और बड़वानी, ये ध्यान रखिएगा, बड़वानी और खरगोन, ये दोनों क्षेत्र पश्चिमी निमाड़ कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, चटकोरा नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? कोरकू, सहारिया, भील या फिर कंवर? तो मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति से इस नृत्य का संबंध है? तो वो है कोरकू। कोरकू जो जनजाति है इसका ये नृत्य है चटकोरा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, खजुराहो नृत्य समारोह कब शुरू किया गया था? 1973 में, 76 में, 79 में या फिर 83 में? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है 76 में ये नृत्य समारोह शुरू किया गया था। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये कहाँ होता है खजुराहो?
खजुराहो नृत्य समारोह, ऑब्वियसली जब नाम खजुराहो है तो खजुराहो में ही होता है, और खजुराहो जो तहसील है वो कहाँ पर है, ये है छतरपुर में, ठीक है, छतरपुर जिले में स्थित है। और खजुराहो में किस वंश का राज था, चंदेल वंश का, ये भी आपको पता होना चाहिए। चंदेल वंश ने यहाँ पर राज किया था, और यहाँ का नाम उस समय क्या था, जेजाक भुक्ति, ये भी आपको पता होना चाहिए। जेजाक भुक्ति के नाम पर ये पूरा का पूरा क्षेत्र था, और 950 से लेके 1050 के बीच यहाँ पर 85 मंदिरों का निर्माण कराया गया था, ये ध्यान होना चाहिए। 85 मंदिर, जिसमें कि अभी 25 मंदिर आपको देखने को मिलते हैं, बाकी के सब क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, सब टूट चुके हैं, तो सबके बिखरे पत्थर और मलबा वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर चंदेल वंश ने 500 वर्ष तक यहाँ राज किया था, ठीक है ना, यानी कि 950 से लेके 1400 तक इन्होंने 5 शताब्दी बोल सकते हैं, 5 सदी तक इन्होंने राज किया। 1400 ईस्वी तक यहाँ पे चंदेल वंश ने राज किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, सोनगिर के प्रसिद्ध जो जैन मंदिर हैं वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, शिवपुरी, टीकमगढ़, दतिया या फिर ग्वालियर। तो इसका सही उत्तर है दतिया। दतिया जिले की तहसील है सोनगिर, ठीक है ना, वहां पर ये पूरे के पूरे जैन धर्म के जो प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं वो यहाँ पर स्थित हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है, आदिनाथ की मूर्ति के लिए, भव्य मंदिरों के लिए, 52 किलों के लिए, या फिर ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है आदिनाथ की मूर्ति, यानी कि जैन धर्म की जो आदिनाथ हैं उनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। और ये मूर्ति कहाँ स्थित है, ये है बड़वानी में, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसको बिल्कुल अच्छे से याद रख सकते हैं, 52 बड़वानी, इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है। 52 गजा और बड़वानी बिल्कुल एक ही अक्षर से चालू हो रही है, इस कारण से इसको आराम से आप याद भी कर सकते हैं। 52 गजा मतलब कि 52 मीटर ऊंची ये मूर्ति है जो कि आदिनाथ की स्थापित की गई थी। कब ये हो गई की थी, 12th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में इसको स्थापित किया गया था। कहां पर, बड़वानी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है, बुंदेलखंडी, ब्रज, कौरवी या फिर मालवी। तो इसका आंसर है बुंदेलखंडी भाषा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, आदिम जाति कोरकू मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, दक्षिण के जिले में, उत्तर पश्चिम के जिले में, पूर्वी जिले में, या उत्तर पूर्वी जिले में। तो कौन से जिले हैं यहाँ पर ये पाई जाती है, तो वो है दक्षिण के जिले में कोरकू की जो जनजाति है, आदिम जनजाति, वो पाई जाती है। और सबसे अधिक देखा जाए तो बैतुल, जो बैतुल क्षेत्र है, बैतुल में कोरकू जनजाति के लोग की अधिकता पाई जाती है, जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, और यहाँ से की ताप्ती नदी का उद्गम है, ताप्ती मुलतई से, ठीक है, वहां से वहां पे कोरकू जनजाति के लोगों की अधिकता पाई जाती है। तो ये थे पूरे 30 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने रखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को लाइक भी करें, साथ में वीडियो को शेयर भी करें अधिक से अधिक, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एमपीपीएससी जीके की एमसीक्यू सीरीज से जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो को देख पाएं। लगातार मेरी इस सीरीज से बने रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का जो रेडियो बटन है उसको सिलेक्ट के बाद में आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, देन यू विल गेट ऑल 100% वीडियो नोटिफिकेशंस। जो भी मैं अपलोड करूंगा सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूं। अगला वीडियो लेके फिर आपको मिलेगा कल। तो डेली आ रहा है ये वीडियो, रोज का एक वीडियो अपलोड हो रहा है, तो रेगुलर देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।